हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एंड आज हम करने वाले हैं हमारा नया चैप्टर, व्हाई डू वी फॉल इन। देखो, हम सभी एक ही इन्वायरमेंट में रहते हैं। एक फैमिली में बड़े सारे मेंबर्स होते हैं, सेम खाना पीना होता है और सब कुछ सेम होता है। लेकिन एक बच्चा या एक इंसान, एक मेंबर ऑफ द फैमिली बीमार हो जाता है, दूसरा नहीं होता। देयर मस्ट बी अ रीज़न बिहाइंड इट। आज हम एक्सप्लोर करेंगे कि वो रीज़न क्या है जिस वजह से कोई भी व्यक्ति या कोई भी इंसान या कोई भी ह्यूमन बीइंग या कोई भी ऑर्गेनिज्म बीमार क्यों होता है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या जानना है, बीमारी होती क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय डिजीज और द इलनेस, है ना। एनीथिंग दैट प्रिवेंट्स प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ cells and टिश्यूज, कोई भी चीज़ जो सेल की या टिश्यूज की प्रॉपर फंक्शनिंग को अफेक्ट करे, विल लीड टू अ लैक ऑफ प्रॉपर एक्टिविटी ऑफ द बॉडी। किसी भी सेल का, किसी भी टिश्यू की फंक्शनिंग अफेक्ट हो तो पूरी बॉडी की फंक्शनिंग अफेक्ट होती है। एंड दिस इज कॉल्ड एज डिजीज और फॉलिंग इल। करेक्ट। डिजीज को एक और मेथड से हम बता सकते हैं बच्चों। डिजीज का मतलब होता है डिस एंड ईज, यानी समथिंग जिससे हमें आसानी में मुश्किल आनी शुरू हो जाए, यानी कि डिफ़िकल्टी ऑफ ईज टू डू वर्क। डिफ़िकल्टी इन कर लो, इन ईज टू डू वर्क और एनी एक्टिविटी। किसी भी एक्टिविटी को करने में अगर हमें डिफ़िकल्टी हो रही है, इसका मतलब वो क्या है, डिजीज़। तो हेल्थ क्या है बच्चों? हेल्थ का मतलब होता है वेल बीइंग। हम अक्सर कहते हैं ना, हाउ आर यू डूइंग, आर यू वेल। इसका मतलब क्या है, हम अपना हर काम इफेक्टिवली कर पा रहे हैं। ठीक है, इफेक्टिव फंक्शनिंग, दिस इज नोन एज वेलबींग। सो व्हाट डू यू मीन बाय वेलबींग? हम इसको कैसे और डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। वी आर एबल टू डू वर्क। वेलबींग इज एबिलिटी टू डू वर्क, या एबल टू ईट प्रॉपरली, एबल टू डांस प्रॉपरली, एबल टू स्लीप प्रॉपरली। ये सारी की सारी चीज़ें वेलबींग में आती हैं या हेल्थ में आती हैं। अगर तो हम ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो है इन्हें करने में कैपेबल हैं, इफ़ योर आंसर इज़ येस, देन यू आर हेल्दी। लेकिन मतलब ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आपकी दिन की पूरी हर कोई एक्टिविटी, आपका हाथ उठाना, बोलना, हंसना, ठीक है, रोना, ब्रीद इन करना आसानी से, डाइजेशन करना, ये सब चीज़ें आती हैं। दीज आर जस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ वेलबींग। अगर उसका आंसर येस है तो यू आर हेल्दी, एंड इफ द आंसर इज नो, देन वी आर इन पुअर हेल्थ। इट इज़ नॉट गुड। जैसे अगर हम स्टूडेंट्स के केस में पढ़ें तो हम क्या कहेंगे, एबल टू फॉलो टीचर। इफ यू आर एबल टू फॉलो टीचर, यू आर हेल्दी। इफ यू आर नॉट एबल टू फॉलो ए टीचर, आइदर यू आर इन अ पुअर हेल्थ और यू हैव अ बैड हैबिट और बैड एटीट्यूड। ये भी हमारी बैड एटीट्यूड भी हमारा पुअर हेल्थ का एक पैरामीटर होता है। सो यहाँ से हम कैसे डिफाइन करेंगे फिर हेल्थ को? बच्चों ये 1 मार्क में आ सकता है आपको। डिफाइन हेल्थ, अ स्टेट ऑफ well-being enough to function, a state of well-being enough to function well physically, mentally and socially। इसका मतलब ये नहीं कि आप चिल्ला के बात कर रहे हो तो घर पे तो ही आप अनहेल्दी काउंट किए जाओगे। अगर आप अपने पीयर ग्रुप के अंदर अपने आसपास के लोगों के साथ भी बदतमीज़ी करते हो, उसे भी हम कहते हैं यू आर नॉट इन अ गुड हेल्थ। और आपकी ये हेल्थ किस पे डिपेंड करती है?
health depends upon surrounding or your environment or the environment. So in cyclone, health is at risk in many ways. एग्जाम्पल देखिए है ना, फॉर एग्जाम्पल इन मैनी वेज. तो अगर हमारी एनवायरनमेंट अच्छा नहीं, सराउंडिंग अच्छी नहीं, तो हम हेल्दी नहीं रह सकते. अब ज़रा सोच के देखिए आपकी सराउंडिंग से मतलब, अगर आपके आसपास जो है कोई भी गार्बेज कलेक्शन के लिए ना आए, देयर इज़ नो गार्बेज कलेक्शन, ठीक है, अपने घर के बाहर अपना वेस्ट रखा है एंड देयर इज़ नो वन टू पिक इट अप, सो व्हाट विल हैपन? व्हाट विल हैपन? देखिए इसमें कई सारी चीज़ें होंगी. पहली चीज़, देयर इज़ नो क्लीनिंग. अच्छा, अब मान लीजिए गार्बेज कलेक्शन नहीं हुआ, व्हाट विल हैपन? एट द सेम टाइम इफ देयर इज़ नो क्लीनिंग ऑफ ड्रेनेज, सोच के देखिए उस कंडीशन को कि आपके जो सीवरेजेस हैं वो सब के सब जैम हो जाए, ठीक है, और वाटर जो है, व्हाट इफ वाटर कलेक्शन इन सराउंडिंग्स हो जाए, यानी कि बारिश के बाद सोचिए पानी खड़ा हो गया और ड्रेन से पानी बाहर नहीं जा रहा, सराउंडिंग्स में खोला हुआ पड़ा हुआ है, लाइक इन योर स्ट्रीट्स और इन ओपन एरियाज, यहाँ सब जगह पानी इकट्ठा हो जाए, तो व्हाट विल हैपन? कलेक्शन गार्बेज का हुआ नहीं, बारिश हो गई, बारिश का पानी इकट्ठा हो गया, ड्रेन ब्लॉक होगी, तो आपको नहीं लगता ये गार्बेज सारा पानी में बहना शुरू हो जाएगा एंड इट विल स्टिंक. ये सारा क्या कॉज करेगा? स्टिंक करेगा, फाउल स्मेल देगा, हाउस फ्लाइज यानी ऑर्गेनिजम्स ग्रो करने शुरू कर देंगे. करेक्ट? तो इस तरह से बड़ी सारी चीज़ें आएंगी और वाटर जो है वो भी पॉल्यूट हो जाएगा जिसमें भी ड्रेन में जाएगा. सो इन सारी कंडीशंस की वजह से व्हाट विल हैपन, इंक्लूडिंग दिस वन, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? पुअर हेल्थ विल इंक्रीज, बहुत सारे लोग बीमार होना शुरू हो जाएंगे. सो इसका मतलब क्या हुआ? सो पब्लिक कन्वीनियंस और द पब्लिक क्लीनिनेस is important for individuals' हेल्थ. हर एक लिविंग बीइंग की हेल्थ के लिए साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो इस साफ़ सफाई के अलावा हमें और किस किस चीज़ की ज़रूरत है? तो सबसे पहली चीज़ हमें ज़रूरत है बच्चों फूड की, है ना. फूड फॉर हेल्थ इज़ रिक्वायर्ड. और ये फूड जो है हमें कैसे मिलेगा बच्चों? हमें कमाना पड़ेगा, है ना, बाय अर्निंग. और अर्न कैसे करें? बाय डूइंग वर्क. जब तक हम काम नहीं करेंगे वी विल नॉट अर्न. अगर अर्न नहीं करेंगे तो हेल्दी फूड आप कैसे खाओगे? पॉसिबल ही नहीं है. और पैसा कमाने के लिए क्या ज़रूरत है? देयर मस्ट बी opportunities to earn by work or job opportunities. जब तक हमें काम नहीं मिलेगा हम काम नहीं कर सकते. काम नहीं करेंगे तो क्या होगा? हम कमा नहीं सकते तो हम खरीद नहीं सकते. सो इसका मतलब क्या है? एंड गुड इकोनॉमिक conditions should be available. करेक्ट? हमें हेल्दी फूड चाहिए अपनी हेल्थ के लिए, उसके लिए उल्टा चलिए. पहली बात, हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए. जॉब अपॉर्चुनिटी होगी तभी हम कमाएंगे तभी हम खाएंगे. करेक्ट? सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं. दूसरी चीज़, वी नीड टू बी हैप्पी. जब तक आप खुश नहीं हैं आपकी हेल्थ अच्छी नहीं हो सकती है. यू हैव टू लाफ. इसीलिए आपने लाफ्टर क्लब का नाम सुना होगा कि लोग हंस जाते हैं और जोर जोर से हंसते हैं, है ना. अब सोचिए ज़रा, इफ़ यू आर मिसट्रीटेड or misbehave or afraid of
ईच अदर, एक दूसरे से आप मिसबिहेव कर रहे हो, बदतमीजी कर रहे हो, एक दूसरे से आप डरते हो, तो व्हाट विल हैपन? देयर विल बी नो हैप्पीनेस, एंड इफ देयर इज़ नो हैप्पीनेस देयर इज़ नो हेल्थ. सो हेल्थ के लिए अच्छे खाने के साथ साथ अच्छा माहौल, यानी कि यू शुड बी हैप्पी. नंबर 3, अब ये देखिए सोशल इक्वालिटी. सोशल इक्वालिटी का मतलब क्या है? दैट ईच एंड एवरी अपॉर्चुनिटी शुड बी ओपन फॉर ऑल. इक्वल्स इक्वालिटी एंड हार्मनी. ऐसा ना हो कि हम लोग जेंडर बायस हो जाए, लड़के लड़कियों को कुछ कुछ बोलते रहे कि तुम्हारी बस का नहीं है, लड़कियां लड़कों को बोलती रहे कि तुम लोग क्या हो. ना ही ऐसा हो कि सोसाइटी के किसी मेंबर को हम ये बोलें कि आप इस कैटेगरी को बिलोंग करते हो. आई मीन जेंडर बायस नहीं होना चाहिए, कास्टिज्म नहीं होनी चाहिए, या हम बोले ये इस रिलीजन को फॉलो करता है, वो उस रिलीजन को फॉलो करता है. देयर शुड बी नो सेग्रीगेशन. यानी आप सब में सभी के अंदर जो है वो हार्मनी होनी चाहिए, आर देयरफॉर नेसेसरी, ताकि सभी खुश रह सके. ठीक है, इसी तरह से और बहुत सारी आपको चीज़ें मिलेंगी जो हम अपने आसपास देखना चाहते हैं. तो सोशल इक्वालिटी एंड हार्मनी इज़ इम्पॉर्टेंट. हैप्पी रहने के लिए आपको आपका आसपास का माहौल अच्छा रखने के लिए खुद का बिहेवियर अच्छा रखना है. दूसरों से डरना नहीं है, लेकिन किसी को ये नहीं कि पंच भी मारो, ठीक है, लड़ना भी नहीं होता है. जस्ट बी काम एंड ट्राई टू बी कॉम्पोज सो दैट यू आर हैप्पी एंड पीपल अराउंड यू आर हैप्पी, राइट. So 3-4 basic things are required. One is food, another one is happiness. Number 3 is social harmony, and obviously cleanliness. ये सारे के सारे फैक्टर्स आपको ज़रूरी है टू बी हेल्दी. अब एक बड़ी अच्छी सी चीज़ आती है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन. आप कैसे समझते हो कि हेल्दी होना क्या है एंड डिजीज़ फ्री होना क्या है? दोनों में फ़र्क है. अक्सर हम इसे सिमिलर समझ लेते हैं कि अगर कोई बीमारी नहीं है तो हम हेल्दी हैं, मगर ऐसा नहीं है. हेल्दी होना अलग बात है, डिजीज़ फ्री होना अलग बात है. देखिए, डिजीज़ का मतलब मैंने आपको बताया, व्हाट इज़ दैट? डिस्टर्ब्ड ईज और अनकंफर्टेबल, या जिसे हम डिस्कम्फर्ट भी कहते हैं. जब भी आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, इसका मतलब वहाँ कहीं ना कहीं डिजीज़ आ गई है. पुअर हेल्थ विदाउट सफरिंग फ्रॉम any particular disease is called is also called poor health without suffering from any disease. डिजीज़ नहीं है आपको, लेकिन हेल्थ पुअर है. यू आर नॉट एबल टू डू योर वर्क, डेली रूटीन वर्क, या आपको नींद बहुत ज़्यादा आती है, आप पढ़ नहीं पा रहे, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, पढ़ रहे हो लेकिन याद नहीं हो रहा है. So these all things are also called as disease. For example, good health for a dancer क्या होगी? Good health for a dancer is able to stretch in varied postures. जो डांस करते हैं वो हर पोस्चर के अंदर डिफरेंट पोस्चर्स को आसानी से कर पाएँ, उसे हम बोलते हैं गुड हेल्थ. ठीक. गुड म्यूजिशियन कैसा होगा? यानी कि विद गुड ब्रीदिंग कैपेसिटी. क्योंकि म्यूजिशियंस जो होते हैं, या तो उन्हें बहुत ज़्यादा ब्रेथ के साथ होल्ड करके गाना करना पड़ता है म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को बजाने के लिए, उन्हें एयर देनी है. लाइक फ्लूट है आपकी, है ना, पियानो है अगर, तो उसमें फिंगर्स शुड मूव वेरी क्विकली. सो ब्रीदिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, या जिसे हम कहते हैं लंग कैपेसिटी बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी उसे हम बोलेंगे दैट द फेलो इज़ इन गुड हेल्थ. सो वी कैन से फॉर रियल हेल्थ it is important to have the opportunity to realize the unique potential
in all of us. So health क्या है? जब हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है, हमें काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो हम उसका मैक्सिमम बेनिफिट निकाल सकें और हर काम कर पाएँ अपना जो हम चाहते हैं, उसे हम बोलते हैं रियल हेल्थ. तो देखिए इस हेल्थ को अफेक्ट कैसे किया जा, कौन करता है आगे. तो डिजीज़ एंड इट्स कॉजेज़, क्यों हम बीमार हो जाते हैं. डिजीज़ एंड इट्स कॉजेज़. देखिए व्हाट इज़ हैपनिंग व्हेन देयर इज़ अ डिजीज़. So what is happening? Functioning of or appearance of one or more system of the body will change or will become worse. करेक्ट. अब आपको पता है ना सिस्टम्स कैसे बनते हैं. सिस्टम कैसे बनते हैं. सेल से बना टिश्यू से बना ऑर्गन, और ये ऑर्गन जब बनता है तो बनाता है ऑर्गन सिस्टम. और ये सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं बच्चों, दे वर्क एज वन यूनिट, दैट इज आवर बॉडी. करेक्ट. तो जब हमारा कोई भी फंक्शनिंग या अपीयरेंस ऑफ वन और द मोर सिस्टम डैमेज हो जाती हैं, अफेक्ट हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, देन इट गिव्स राइज टू साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एनी डिजीज. बीमारी के हमें साइन एंड सिम्टम दिखने लग जाते हैं. अब व्हाट इज़ दी साइन एंड सिम्टम्स, होते क्या हैं, हमें क्या पता चलेगा. साइन किसको कहते हैं, सिम्टम किसको कहते हैं. बच्चों साइन वो चीज़ होती है व्हाट फिजिशियंस विल लुक फॉर, यानी जो डॉक्टर देखता है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द सिम्टम्स. यानी आपने जो बताया उसके हिसाब से जब डॉक्टर आपको चेक करता है, एग्जामिन करता है, तो जो चीज़ें वो नोटिस करता है उसे हम कहते हैं साइंस. तो सिम्टम्स क्या हैं. सिम्टम्स वो हैं जो आप फील करते हो, थिंग्स वी फील एज बीइंग रॉन्ग. लाइक हमने कहा कि हमें फीवर है, हमें गरम गरम बॉडी महसूस हो रही है, तो फिजिशियन क्या करेगा, थर्मोमीटर लगा के चेक करेगा. ठीक. एंड दैट विल गिव अ साइन कि येस यू हैव अ फीवर या दैट यू हैव फीवर. और अगर मान लीजिए आप कहते हो वॉमिटिंग हो रही है, नॉजिया हो रहा है, तो ये आप सिम्टम बता रहे हो कि मुझे फीलिंग हो रही है, एक नॉजिया हो रहा है, कि वॉमिटिंग आएगी, लेकिन आ नहीं रही. तो फिजिशियन विल लुक इनटू योर बॉडी, चेक करेगा, आपको एग्जामिन करेगा टू फाइंड आउट व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड योर फीलिंग. उसे हम बोलते हैं साइंस. राइट. अगर फिर उसके बाद ये जो साइंस होते हैं बच्चों, दिस गिव लिटिल मोर डेफिनेट इंडिकेशन. इन साइंस हमें और इंडिकेशन मिलती है ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज. तो हम देखते हैं, अच्छा बुखार आ रहा है तो हम देखते हैं कि बॉडी पे कोई निशान तो नहीं है. जब हमें कोई साइन मिलता है कि हाँ बॉडी के ऊपर कहीं ना कहीं पिंपल्स टाइप कुछ फॉर्मेशन हो रहा है, तो हम कहते हैं भैया इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर डिजीज. सो वी कैन फाइंड आउट ईजिली. सिम्टम्स में देखिए जैसे आप बोल देते हैं हेडेक है मुझे, ठीक है, हेडेक है, लूज मोशंस भी हो रहे हैं जी, और कफ भी है, ठीक है, वूंड है कोई, और प्लस उसमें पस भी भर रही है. तो ये सारी चीज़ें हमें कोई ना कोई डिजीज़ के बारे में बता रहे हैं. तो जैसे हेडेक है, अब हेडेक से हमें क्या डिजीज़ मिलती है. क्या हो सकता है कि आपको कोई स्ट्रेस हुआ हो, या कोई ना कोई पर्टिकुलर डिजीज़ हुई हो, जैसे कि माइग्रेन, आप लोगों ने सुना होगा, बड़ा पॉपुलर सा नाम हो गया आजकल. तो दूसरा हो सकता है कि कोई बीमारी हो, मेनिंजाइटिस, ठीक है, ये कई सारी बीमारियाँ होती हैं. जस्ट नेम्ड अ फ्यू. हम इससे रिलेटेड फिर सिम्टम्स चेक, साइन चेक करते हैं कि फिर हम इन बीमारियों के हिसाब से फिजिशियन जो है वो आपके साइंस देखता है कि ये कौन सी बीमारी हो सकती है. राइट. दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड. लाइक अगर वूंड है या आपका पस के साथ आ रहा है, जैसे ये सारी चीज़ें जो हैं, दीज ऑल सिम्टम्स इंडिकेट
there is disease but not what disease it will be. ये तो इसने कह दिया कि यहाँ कोई ना कोई बीमारी है, लेकिन कौन सी बीमारी है ये आपको सिम्टम से पता नहीं चल रहा. उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं ओनली विद साइंस. सो डॉक्टर जो है या फिजिशियन जो होता है मे आस्क फॉर लैबोरेटरी टेस्ट्स to identify disease further. Now disease can be of two type, acute or chronic. दो तरीके की डिजीज हो सकती है, acute और chronic disease. देखिए हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं सबसे पहले बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स कि ये डिजीज़ जो है वो कैसी है. सो देर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट डिसाइड मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज़. मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज़ यानी कि कितनी पुरानी बीमारी है, क्या वो नई है या फिर पुरानी है. ठीक है, तो सबसे पहला आता है ड्यूरेशन. कौन कौन से फैक्टर हैं? नंबर 1 इज ड्यूरेशन. जो एक्यूट होगी ना बच्चों, दैट इज फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होगी. फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम यानी कि डिजीज जो है दैट लास्ट फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, उसे हम बोलते हैं एक्यूट. और अगर डिजीज जो है फॉर लॉन्ग टाइम है या इनको लाइफ टाइम पड़ी है कोई बीमारी, ठीक है, उसे हम बोलते हैं क्रॉनिक डिजीज़, जो काफ़ी देर तक चलती रहे. करेक्ट. अब इन दोनों डिजीज़ का हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट भी बच्चों अलग अलग होता है. जिसे हमने कम टाइम दिया है बॉडी के अंदर, जो कम टाइम के लिए आई है, ठीक है, उसका इफ़ेक्ट क्या होगा बॉडी के ऊपर. सो यू कैन से इफ़ेक्ट ऑन हेल्थ, कितना नुकसान हमें कर रही है. इन केस ऑफ एक्यूट क्योंकि टाइम बहुत कम है, सो इट डज नॉट हैव मच टाइम टू कॉज मेजर effects ऑन जनरल हेल्थ. यानी कि जनरल हेल्थ को बहुत ज़्यादा देर तक अफेक्ट नहीं करती और इफ़ेक्ट भी कम टाइम के लिए होता है, नुकसान ज़्यादा नहीं होता. बट दिस कॉजेज, दैट इज़ द लॉन्ग टर्म, कॉजेज मेजर इफ़ेक्ट्स एंड कॉज पुअर फंक्शनिंग ऑफ some part of the body. That affect our general health. करेक्ट. एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, देखिए आप देखते हैं फ्लू हो जाता है, कॉमन कोल्ड एंड कफ, है ना, जो कि बहुत जल्दी चली जाती है. इट इज़ एब्सेंट फॉर अ फ्यू डेज, या ये कह सकते हो इट इज़ प्रेजेंट करो, एफर्ट कीजिएगा, इट इज़ प्रेजेंट फॉर अ फ्यू डेज. सो इसका डैमेज जो है, डैमेज ऑन हेल्थ या इफेक्ट ऑफ ऑन हेल्थ इज़ मिनिमम. होता है कभी कि वो खांसी जुकाम हुआ, उसके बाद हम कहें नहीं यार उसके बाद तो तबीयत बहुत ही ख़राब रहने लग गई, ऐसा नहीं होता. सो दीज आर दी एक्यूट डिजीज़. लेकिन अगर आप मेजर डिजीज़ में आते हो, एग्जाम्पल लाइक डायबिटीज़, एस्थमा, ट्यूबरक्लोसिस, है ना, हाइपरटेंशन, आजकल बीपी की शिकायत बड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है. तो इनमें क्या होता है, इट कॉजेज मेजर डैमेजेस. देखो एग्जाम्पल देखते हैं. लेट अस कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ डायबिटीज़.
डायबिटीज़ में देखिए क्या होगा, सबसे पहले आपको मिलता है क्या, वेट लॉस, एनर्जी लॉस। तो जो भी जिसको भी डायबिटीज़ होती है वो थका थका रहने लगता है, टायर्ड होने लगता है। सो दीज आर व्हाट सिम्टम्स। वेट लॉस एंड एनर्जी लॉस इज अ सिम्टम, weight loss is also a symptom, but at the same time it's a sign also. Other person can also look into it. So we may not be able to grasp and learn. ये भी होता है, जब एनर्जी लॉस हो जाएगा तो आप क्या सीख पाओगे, आप सुन ही नहीं पाओगे, पढ़ ही नहीं पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो जिसकी वजह से क्या होता है, देयर इज़ रिड्यूस्ड परफॉर्मेंस, आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, है ना। और जब आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो आप हैप्पी नहीं रहेंगे, आप खाना ठीक से नहीं खा रहे हो, सो भी ठीक से नहीं रहे हो। सो व्हाट विल हैपन, यू विल गेट इरिटेटेड एंड विद दिस प्रोलॉन्ग्ड होने के बाद यू विल गेट अ पुअर हेल्थ, प्रोलॉन्ग्ड पुअर हेल्थ। सो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग इन द क्रॉनिक केसेस। इस तरीके से आपकी बॉडी को अफेक्ट करते हैं। तो देखते हैं, हमने डिफ्रेंसिएशन देख लिया कि एक्यूट एंड क्रॉनिक की बात कर ली। अब हम बात करेंगे सिर्फ कॉजेज ऑफ डिजीजेस के ऊपर। कॉजेज ऑफ डिजीजेस, देखिए देखो डिजीज़ के अंदर कॉजेज में अगर हम देखें तो 3 लेवल हैं आपके पास, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। मतलब पहला लेवल है इमीडिएट कॉज, दूसरा लेवल क्या होता है, पुअर नरिशमेंट, कि आपने खाना अच्छा नहीं खाया, और तीसरा लेवल है बच्चों पुअर पब्लिक सर्विस एंड पॉवर्टी। इन पॉवर्टी एक हमारा लास्ट फीचर हो जाता है। सो नाउ लेट अस लुक एट हाउ दीज फैक्टर्स आर गोइंग टू कॉज अ डिजीज। तो शुरू करते हैं हम एक एग्जाम्पल के साथ। लेट अस से we have an example of a baby with loose motions, right? अब बच्चे को लूज मोशन हुए तो हम क्या कहेंगे, cause could be infection with some virus, हो सकता है। So it means immediate cause क्या हो गया, इमीडिएट कॉजेज वायरस। सो ये हो गया हमारा लेवल नंबर 1 कि पहला कारण क्या बना आपका, वायरस का। मगर अब बात आती है वेयर इट केम फ्रॉम, आया कहाँ से, ठीक है। अब ये कहाँ से आया होगा, मे बी फ्रॉम अनक्लीन वाटर और कॉन्टैमिनेटेड वाटर से आया होगा, करेक्ट। कॉन्टैमिनेटेड वाटर से आया था अगर, तो इसका मतलब, बट यही पानी तो सबने पिया, बट मैनी वुड हैव कंज्यूम्ड इट। कंज्यूम्ड दिस वाटर, तो बच्चे को ही क्यों प्रॉब्लम आई, पहली चीज, करेक्ट। इसका मतलब सो व्हाई दिस बेबी डेवलप्ड लूज मोशंस। जब सबने पिया था तो सबको होने चाहिए थे, इसको क्यों हुआ, इसका मतलब मे बी दिस बेबी इज नॉट हेल्दी, तभी इसको इसने अफेक्ट किया। पहले ही पुअर हेल्थ में था ये, इसीलिए इसको अफेक्ट किया। मगर अगर ये पुअर इफेक्ट था तो मे बी दिस चाइल्ड वॉज नॉट हेल्दी, एज अ रिजल्ट इट वॉज प्रोन टू डिजीजेस ऑन एक्सपोजर टू रिस्क। और वो रिस्क क्या है, ये वायरस। लेकिन ये बेबी अनहेल्दी क्यों है, अब ये भी ध्यान रखो, है ना। हमने कहा हो सकता है कि बेबी ही क्यों, सो द चाइल्ड वॉज प्रोन टू डिजीज ऑन एक्सपोजर टू द रिस्क, बट वाई दिस बेबी इज नॉट हेल्दी। क्यों नहीं है, परहैप्स बेबी लैक्स प्रॉपर न्यूट्रिशन,
हो सकता है कि बच्चे के पास अच्छा न्यूट्रिशन नहीं हो। दिस इज़ व्हाट लेवल 2। पहला वायरस क्या था? वायरस वॉज आर लेवल 1। तो हो सकता है बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन ही नहीं मिला। सो ड्यू टू लैक ऑफ गुड न्यूट्रिशन बेबी गॉट सिक। ये तो एक ब्रांच हो गई कि वायरस था, अभी पानी में हो सकता है उससे हुआ है, हमने पता किया इसको वायरस से हुआ है इन्फेक्शन। वायरस कहाँ से है? गंदे पानी से आया, और फिर सबने पिया था, इसको क्यों इन्फेक्शन हुई? ये हो गया एक पैरामीटर हमारा। दूसरा पैरामीटर ये कहता है ये गंदा पानी आया कहाँ से? वेयर इट केम फ्रॉम? वाई वॉज देयर नो क्लीन वाटर? पानी साफ था ही क्यों नहीं? बिकॉज ऑफ poor public services in the area where the family lives। तो ये हो गया हमारा थर्ड पैरामीटर, पुअर पब्लिक सर्विसेज, लेवल नंबर 3। और इसके साथ साथ हमने लास्ट में देखना है दैट एक तो ये फैमिली गरीब है क्योंकि अच्छा खाना नहीं खा पा रहे हैं। सो पॉवर्टी एंड पुअर पब्लिक सर्विसेज बिकम्स थर्ड लेवल ऑफ कॉजेज ऑफ डिजीज। ठीक है, सो इसका मतलब जो डिजीज है उसके पास 3 फैक्टर्स आ गए। सो देयर may be another factor, that is some genetic difference that makes baby more susceptible या more prone to viral infections leading to loose motions। So without genetic factor अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है? पुअर न्यूट्रिशन, अगर ये डिफ्रेंशिएशन ना होती तो क्वाइट पॉसिबल कि पुअर न्यूट्रिशन एंड वायरस वुड नॉट लीड टू लूज मोशंस। अगर मान लीजिए वो जेनेटिकली ससेप्टिबल था तो लूज मोशंस हो नहीं थे। अगर वो जेनेटिकली ससेप्टिबल ना होता तो हो सकता है कि पुअर न्यूट्रिशन और वायरस की वजह से भी उसको ना होता, मगर दिस विल बिकम कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर देन। मतलब ये कि फिर ये वाले जो फैक्टर्स थे ये लीडिंग कॉज नहीं होते, ये कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर्स होते कि उसके अंदर क्षमता तो थी, इम्यूनिटी तो अच्छी थी, लेकिन जेनेटिक फैक्टर ना होते हुए भी इन सब कारणों से अगर उसको हो गया है तो इट इज़ दी कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर्स। तो हम क्या कह सकते हैं कि डिजीज़ के कौन कौन से फैक्टर्स होंगे? डिजीज़ विल हैव नंबर 1 इमीडिएट कॉज, नंबर 2 कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर, और ये कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर जो है बच्चों एक भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो डिजीज़ में ये 2 चीज़ें रहेंगी। अब देखो इमीडिएट कॉज क्या था? कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर क्या था? योर लो सेकेंड एंड थर्ड लेवल, लो इम्यूनिटी एंड पुअर पब्लिक सर्विसेज। नेक्स्ट हम देखेंगे इन्फेक्शियस डिजीज़ और नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज़ कौन कौन से हो सकते हैं। बच्चों अगर हम कॉजेज़ ऑफ डिजीज़ के अंदर
देखिए, तो हमने एक बात किया था, पब्लिक हेल्थ फैक्टर की बात करेंगे एक, और दूसरा हम कॉज फाइंड करेंगे कम्युनिटी हेल्थ फैक्टर की। करेक्ट। दूसरा हम बात करने वाले हैं अब इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज़ की। करेक्ट। तो चलिए फटाफट देखते हैं इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस क्या होते हैं। इन्फेक्शियस में बच्चों आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर द डायरेक्ट कॉज ऑफ डिजीज़। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कोरोना के केसेस में, इन्फ्लुएंजा के केस में, वायरसेस जो हैं दे आर दी डायरेक्ट कॉज ऑफ डिजीज़। So these microorganisms are direct cause, can spread to community। ठीक, ये एक से दूसरे की तरफ फैलने वाले, यानी कि जो चीज़ें कांटेक्ट की वजह से स्प्रेड होती हैं। So these can cause the spread of disease। बट अगर नॉन इन्फेक्शियस में देखें तो बच्चों कॉजेज़ बहुत सारे हो सकते हैं। कॉजेज़ वेरी, बिकॉज कॉजेज़ ऑफ जितने भी कॉजेज होंगे दे आर इंटरनल कॉजेज, नॉट द एक्सटर्नल। फॉर एग्जाम्पल लाइक कैंसर, ये भी इंटरनल है। ये कैसे हो रहा है? बाय जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज। राइट। सिमिलरली आप देखिए ब्लड प्रेशर, ये कैसे हो रहा है? बिकॉज ऑफ एक्सेसिव वेट और लैक ऑफ एक्सरसाइज। ठीक, लैक ऑफ एक्सरसाइज, दीज आर द कॉजेज ऑफ ब्लड प्रेशर। बीपी इज ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। नाउ ये स्प्रेड नहीं होंगे एक दूसरे से, डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ऐसा नहीं बीपी वाले बंदे के साथ आप बैठे आपको बीपी हो गया, ऐसा थोड़ी होता है ना। तो यहाँ पे लेकिन स्प्रेड ऑफ डिजीज हो रहा है। ये जो स्प्रेड ऑफ डिजीज है बच्चों, दिस इज दी स्प्रेड प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, इसका जो होगा एट कम्युनिटी लेवल विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट डिजीजेस। अब देखिए कोरोना के केस में क्या कह रहे हैं, सबको मास्क पहनना है, इतना डिफरेंस रखना है। ऐसा नॉर्मल फ्लू के लिए तो नहीं कहते हम लोग। करेक्ट। सो दे आर दी डिफरेंट ट्रीटमेंट्स एंड डिफरेंट लेवल्स। हम इसको यूज़ करते हैं, किस तरह से उसका स्प्रेड हुआ, उसको कैसे प्रिवेंट करना है, क्या ट्रीटमेंट करना है, दैट विल चेंज अकॉर्डिंग टू दी कॉज ऑफ द डिजीज़। एक छोटा सा टॉपिक है बच्चों अबाउट पेप्टिक अल्सर, जिसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला हमें इन 2005। और ये किसको मिला था? मार्शल एंड वॉटसन। बेसिकली टू वॉटसन दिस नोबेल प्राइज वॉज गिवन। क्यों दिया गया था? देखिए जो पेप्टिक अल्सर है ना बच्चों, दिस इज कॉज्ड बाय एक बैक्टीरिया है, दैट इज दी Helicobacter pylori। The disease is caused by the bacteria Helicobacter pylori। ये कहाँ मिलता है? In lower part of the stomach in many patients। काफ़ी सारे पेशेंट्स में, लोगों में ऐसा बैक्टीरिया जो है स्टमक में मिलता है, और इसकी वजह से क्या हो जाता है? इट कॉजेज इन्फ्लेमेशन। दिस कॉजेज इन्फ्लेमेशन। मार्शल ने इसको कल्टीवेट किया फ्रॉम दीज सोर्सेज। इस बैक्टीरिया को कल्टीवेट किया इन लैब, एंड ही सेड दिस इज इम्पॉर्टेंट to kill this bacteria
टू ट्रीट पेप्टिक अल्सर्स। ठीक। और मार्शल ने क्या किया था, वॉटसन ने ये बताया था इसकी लोकेशन क्या है। सो इन दोनों ने मिक्स मिल के ये काम किया, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला। बच्चों, इस चैप्टर में वाई डू वी फॉल में हमें बेसिकली इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में जानना है। जिस तरह से आप देख रहे हो कि कोरोना बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ है इस ईयर, तो ये चैप्टर की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हमने देखा है डाइवर्सिटी के अंदर कि बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, और बेस्ड ऑन कॉमन कैरेक्टर्स, बेस्ड ऑन द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। ये हमने डाइवर्सिटी चैप्टर में देखा था कि कौन से ऑर्गेनिज्म किससे मेल खाते हैं, हमने उनको एक ग्रुप में कैटेगराइज कर दिया था। सो दीज ऑर्गेनिजम्स दैट कैन कॉज डिजीजेस कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला है आपका वायरस, देन बैक्टीरिया, देन वी हैव फंगस, प्रोटोजोआस, और लास्ट हमारे पास आते हैं वर्म्स। ठीक। जो वर्म्स हैं बच्चों, दे आर मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। और इसके अंदर आपके आते हैं प्लेटी एलमेंथिस, राउंड वर्म्स यानी निमाटोड्स। ठीक। और प्रोटोजोन्स के अंदर आप देखोगे दीज आर कॉल्ड एज सिंगल सेल्ड एनिमल्स। अब इन सारे के सारे जो कॉजेज़ हैं बैक्टीरियाज इन्फेक्शियस डिजीज़ के, इसके बारे में एक एक के बारे में बात करेंगे। क्या कौन कौन सी डिजीज़ पैदा करते हैं और कहाँ कहाँ पर ये स्प्रेड होते हैं और किस तरह से स्प्रेड होते हैं। दिस वी विल डू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड कीप स्टडिंग।